दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। नहीं, पहली बड़ी खबर, इस्तीफा दे सकती है गांधी फैमिली, चुनावों में करारी हार पर बड़े फैसले के संकेत। ये आपको बता दें कि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में गांधी फैमिली अपना इस्तीफा दे सकती है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तीनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। माना जा रहा है कि पांचों राज्यों में विधानसभा चुनावों में शर्मनाक हार के बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आज दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली कांग्रेस की बैठक में कुछ बड़ा होने वाला है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा पांचों राज्यों में हुई पार्टी की शर्मनाक हार के बाद अपना इस्तीफा दे सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभियान का नेतृत्व किया था, लेकिन इस बार भी कांग्रेस की झोली खाली रही। पार्टी के प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज अपना इस्तीफा दे सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या इन्हें इस्तीफा देना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, 2200 करोड़ रुपए खर्च कर यूपी में किसानों को बिल्कुल फ्री बिजली देने की तैयारी में मोदी सरकार। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सत्ता की बागडोर फिर से संभालने की तैयारी में जुटी भाजपा अपने दूसरे कार्यकाल में शपथ लेने के साथ ही भाजपा का संकल्प बनेगा यूपी नंबर 1 को पूरा करने में जुटेगी। घोषणा पत्र पर विभागों ने मंथन शुरू कर दिया है। इन्हें अमली जामा पहनाने की कार्य योजना क्या होगी, व्यय भार क्या होगा, इसकी रूपरेखा खींची जा रही है। भाजपा सरकार अपने पहले कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों की कर्ज माफी के फैसले की तरह इस कार्यकाल की पहली कैबिनेट में किसानों को खेती के लिए बिल्कुल फ्री बिजली के वादे को पूरा करने का प्रस्ताव ला सकती है। किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली उपलब्ध कराने में क्या व्यवहार आएगा, इस पर ऊर्जा विभाग में मंथन शुरू हो गया है। इस योजना को अमली जामा पहनाने में 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सालाना बोझ अनुमानित है। वादे को पूरा करने के लिए सरकार ये धनराशि सब्सिडी के रूप में पावर कॉर्पोरेशन को देगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही पहली कैबिनेट में किसानों को फ्री बिजली का वादा पूरा कर दिया जाएगा। इस बारे में आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, योगी की नई सरकार में हो सकते हैं 4 उप मुख्यमंत्री। दिनेश शर्मा को मिल सकती है संगठन में बड़ी जिम्मेदारी। ये आपको बता दें कि 403 विधानसभा में से 273 सीटों पर कब्जा जमाने वाली भाजपा एक बार फिर यूपी में सरकार बनाने जा रही है। 37 सालों के बाद इतिहास रचने वाली भाजपा अब योगी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में जुट गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 20 मार्च के बाद नई सरकार का गठन किया जा सकता है। होली के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि इस बार नई सरकार में 2 और डिप्टी सीएम बढ़ाए जा सकते हैं, यानी 2 से बढ़ाकर अब 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। 4 उप मुख्यमंत्री में 3 नए चेहरों को शामिल करने की बात कही जा रही है। सियासी गलियारों में अभी तक बेबी रानी मौर्य, ब्रजेश पाठक और स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही है। इसके अलावा योगी मंत्रिमंडल में भी कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिनेश शर्मा को योगी मंत्रिमंडल से हटाकर उन्हें संगठन में किसी बड़े पद का दायित्व दिया जा सकता है। हालांकि अभी पार्टी की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। और ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी पर जमकर भड़के अधीर रंजन चौधरी। बोले अगर कांग्रेस नहीं होती तो ममता बनर्जी जैसे लोग नहीं होते पैदा। बीजेपी के एजेंट है ममता बनर्जी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो ममता बनर्जी जैसे लोग पैदा नहीं होते। उन्हें यह याद रखना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आप कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणी क्यों करती हैं? वे बीजेपी को खुश करने के लिए गोवा गईं, उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया। आपने गोवा में कांग्रेस को कमजोर किया, ये सब जानते हैं। कांग्रेस नेता ने ममता बनर्जी पर भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी भाजपा को खुश करने और भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने के लिए ऐसा कह रही हैं। प्रासंगिक बने रहने के लिए वो इस तरीके की बातें कहती हैं। पागल व्यक्ति को जवाब देना सही नहीं है। पूरे भारत में कांग्रेस के 700 विधायक हैं, दीदी के पास हैं। कांग्रेस के पास विपक्ष के कुल वोट शेयर का 20% है, क्या उनके पास है? आपको बता दें कि दरअसल विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद बीजेपी विरोधी गठबंधन के लिए ममता बनर्जी ने क्षेत्रीय दलों से संपर्क
संपर्क साधने की कोशिश तेज कर दी है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को साथ रखने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अब उसमें वो बात नहीं रही। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा का मुकाबला करने को इच्छुक सभी राजनीतिक दलों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, कांग्रेस पर निर्भर रहने का कोई भी मतलब नहीं है। आपको बता दें कि इसको लेकर अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो ममता बनर्जी जैसे लोग पैदा नहीं होते। बड़ी खबर, शिवसेना ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला, कहा मायावती को जांच एजेंसियों का डर दिखाकर कर दिया साइलेंट, तब जाकर जीती भाजपा। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भाजपा की जीत को लेकर शिवसेना ने भगवा पार्टी के खिलाफ तीखा हमला बोला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर बसपा प्रमुख मायावती पर दबाव बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इसमें लिखा गया है कि यूपी चुनावों में बसपा की उपस्थिति महज औपचारिकता थी। पार्टी प्रमुख मायावती को चुनावों से दूर रहने के लिए मजबूर किया गया था। मायावती की बसपा यूपी चुनाव से भाग गई और उनके वोटों को भारतीय जनता पार्टी की ओर मोड़ दिया गया। संपादकीय में कहा गया है कि मायावती कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में रोड़ा बनकर घूमती थी, लेकिन अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में केंद्रीय एजेंसियों से दबाव बनाकर उन्हें चुनाव से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। जिस पार्टी ने कभी उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सत्ता हासिल की थी, उसने राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से केवल एक पर ही जीत हासिल की है। क्या कोई इसे स्वीकार कर सकता है? शिवसेना ने दावा किया है कि राज्य चुनावों में भाजपा की जीत में केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव प्रमुख कारक साबित हुआ है। सामना में कहा गया है कि मायावती केंद्रीय एजेंसियों के दबाव का ज्वलंत उदाहरण है। 4 राज्यों में जीत की खुशी ने भाजपा और उसके नेताओं को बेचैन कर दिया है। आर्टिकल में पार्टी की जीत का जश्न मनाने वाले महाराष्ट्र भाजपा नेताओं पर निशाना भी साधा गया है। इसमें कहा गया है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में जीत हासिल हुई, महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि उत्तर प्रदेश की झांकी खत्म हो गई, अब महाराष्ट्र अब की बाकी है। और बड़ी खबर, क्या होली पर यूपी में लोगों को मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर? बीजेपी कैसे पूरा करेगी अपना ये वादा? ये आपको बता दें कि यूपी में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली बीजेपी को अब अपने संकल्प पत्र में लिखी कई घोषणाओं को पूरा करने की चुनौती है। यूं तो बीजेपी के संकल्प पत्र में 130 बिंदु हैं, लेकिन एक घोषणा ऐसी है जो सरकार गठन से पहले ही पूरी करनी होगी। बीजेपी ने होली और दीपावली पर फ्री में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। ऐसे में 10 मार्च को जीत हासिल करने वाली बीजेपी को 9 दिन के अंदर इस वादे को पूरा करके दिखाने की चुनौती सामने है। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सभाओं में जीत के तुरंत बाद सबको मुफ्त गैस सिलेंडर देने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में होली और दीपावली में मुफ्त गैस सिलेंडर देने की बात कही गई है। बीजेपी इस वादे को जल्द से जल्द पूरा कर लोगों में एक संदेश देने की कोशिश करेगी कि उसने जो कहा वो किया है। हालांकि राज्य सरकार पर इस वादे को पूरा करने की दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती यह है कि फ्री गैस सिलेंडर देने में करीब 1400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरी चुनौती यह है कि इसके लिए प्रक्रिया क्या अपनाई जाए। प्रदेश में 1.5 करोड़ उज्ज्वला के लाभार्थी हैं, यानी सिर्फ उज्ज्वला के लाभार्थियों पर प्रति सिलेंडर 937 रुपए खर्च किए जाएं तो करीब 1400 करोड़ रुपए लगाकर वादा पूरा हो सकता है। दूसरी चुनौती यह है कि आखिर हफ्ते भर के समय में किस योजना के तहत लोगों तक फ्री में गैस सिलेंडर पहुंचाया जाए। आपको बता दें कि लेकिन बीजेपी इस प्रक्रिया में पूरे तरीके से जुटी है। और बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर ने करारी हार पर पिछड़े वर्ग को अनपढ़ गवार नासमझ जाने क्या क्या कह डाला। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने करारी हार को लेकर पहले ईवीएम पर सवाल उठाया तो अब जनता की समझ पर सवालिया निशान लगाते दिख रहे हैं। उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को अशिक्षित, गवार और नासमझ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जनता को समझाने में हम असफल रहे हैं। एक टीवी चैनल से बातचीत में उनसे जब हार की वजहों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम जिस वोट को अपने साथ लाना चाहते थे उनमें बड़ी अशिक्षा है। अशिक्षा की वजह से उसे शिक्षा की बात समझ नहीं आती है, नौकरी की बात समझ नहीं आती है। जो कभी बीमार नहीं हुआ या जिस परिवार में कोई हॉस्पिटल नहीं गया उसे हमारी फ्री इलाज की बात समझ नहीं आई। जो हॉस्पिटल आया था उसे समझ आया कि सूद पर पैसा लेना पड़ा, जमीन गिरवी रखनी पड़ी। एक अन्य चैनल से बातचीत में जब उनसे
बुलडोजर के मुद्दे पर भाजपा को वोट मिलने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये बुलडोजर चलाने वाले लोग, अभी देखा मैंने सोशल मीडिया पर हमारे कुछ बैकवर्ड क्लास के लोग जो अशिक्षित गवार, हम उनको कहते हैं ना समझ, आप बुलडोजर पर बैठकर नारा लगा रहे हो। उतना समय अगर अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा देते, अपने बच्चे को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाने में लगा देते। ओम प्रकाश राजभर से जब यह पूछा गया कि जनता ने आपकी बातों को खारिज कर दिया तो उन्होंने कहा कि जनता मत माने, हमने तो समझाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि फिलहाल हार से बौखलाए ओम प्रकाश राजभर ने पिछड़े वर्ग को अनपढ़, गवार, नासमझ करार दिया है। और ये बड़ी खबर, गांधीनगर में जमकर लगे मोदी मोदी के नारे। रक्षा यूनिवर्सिटी में बोले पीएम मोदी, हमें न्याय तंत्र को और दुरुस्त करने की जरूरत है। ये आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए गुजरात के दौरे पर गए थे। आपको बता दें कि इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी गांधीनगर के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। वहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। समारोह में उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि जब न्याय तंत्र समय पर सजा दे सकता है तो गुनहगारों के अंदर भय होता है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हमारे देश के कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हम इसमें पीछे रह गए। आज भी आप लोग पुलिस से दूर रहना चाहते हैं। हमारे देश में ऐसी मैन पावर को सुरक्षा के क्षेत्र में आना जरूरी है जो सामान्य मानवीय के मन में मित्रता की, विश्वास की अनुभूति कर सके। आपको बता दें कि उन्होंने क्राइम और तकनीक की बात करते हुए कहा कि हम ऐसे वक्त में हैं जहां किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए तकनीकी ज्ञान होना बेहद चुनौती है। अगर हम टेक्नो फ्रेंडली नहीं हैं तो जो काम समय पर हो जाना चाहिए उसे पूरा करने में ज्यादा समय लगता है। आजकल कई क्राइम तकनीक के जरिए हो रही हैं। साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए तकनीकी ज्ञान बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर रोड शो भी किया है। और ये बड़ी खबर, नई सरकार के गठन की हो रही तैयारी, हारे विधायकों से वापस लिए जाएंगे आवास। स्वामी प्रसाद का सरकारी बंगला हो रहा खाली। ये आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार पार्ट 2 के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही लखनऊ में हारे हुए विधायकों से आवास खाली कराया जाएगा। शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य के बंगले से हो गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात से स्वामी प्रसाद मौर्य का बंगला खाली हो रहा है। नए जीते विधायकों को आवास आवंटन को लेकर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बतौर मंत्री लखनऊ में कालिदास मार्ग स्थित मंत्रियों के सरकारी आवास में रहते थे। इसी मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास भी है। स्वामी लंबे समय तक मंत्री रहे। जाहिर है कि सरकारी बंगले में उन्होंने कई साल गुजारे हैं, लेकिन इस बार चुनावों में पराजय का मुंह देखने के बाद उन्हें सरकारी बंगला अब खाली करना पड़ रहा है। नई सरकार के गठन के साथ ही विधायकों और नए मंत्रियों के आवास को लेकर संपत्ति राजस्व विभाग सक्रिय हो गया है। और ये बड़ी खबर, आज पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। होली के बाद होगा शपथ ग्रहण समारोह। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने के बाद अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आज दिल्ली आने की सूचना है। सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को जानकारी देते हुए बताया कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात का उद्देश्य यूपी में गठित होने वाली नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में दोनों नेताओं को आमंत्रित करना है। मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में शपथ ग्रहण समारोह होली के बाद किया जाएगा। और ये बड़ी खबर, निषाद पार्टी की जीत पर बोले संजय निषाद, रावण राज को रोकने को मोदी ने हमें राम की तरह लगाया गले। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ी निषाद पार्टी के 11 प्रत्याशी इस बार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने भाजपा नेतृत्व द्वारा पीएम मोदी, मुख्यमंत्री योगी को सहयोग और प्यार के लिए धन्यवाद दिया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संजय निषाद ने राम राज्य और रावण राज का जिक्र करते हुए कहा, जिस तरीके से भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, ठीक उसी तरीके से पीएम मोदी, मुख्यमंत्री योगी और भाजपा नेताओं ने उन्हें प्यार और सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि 5 साल में पार्टी 1 से 11 हो गई है। संजय निषाद ने कहा कि राजनीति का जो संकल्प मैंने 12 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले पर लिया था, जहां भगवान राम ने वनवास में जाते समय कदम रखा था और बड़े भाई निषाद राज के गले मिले थे तो दुनिया में शांति आई थी। बदले में निषाद राज ने अपने सेना लंका भेजी थी। रावण का वध
हुआ था। दो राज्य था, एक रावण राज्य और दूसरा राम राज्य। रावण राज्य खत्म होगा और राम राज्य की स्थापना हुई थी। संजय निषाद ने बताया कि उनकी पार्टी के कुल 11 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। आपको बता दें कि निषाद राज ने कहा कि रावण राज्य रोकने को मोदी ने हमें राम की तरह गले लगाया है। और बड़ी खबर, 25 साल की सपा प्रत्याशी पूजा शुक्ला ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी उम्मीदवार के मैंने छुड़ा दिए छक्के, मुझे तो ईवीएम मशीन ने हराया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुका है और नतीजे भी आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाने जा रही है। इस चुनाव में राजधानी लखनऊ की उत्तर विधानसभा एक ऐसी सीट थी जहां पर समाजवादी पार्टी ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी और शुरुआती राउंड से ही बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन आखिरी राउंड में सपा उम्मीदवार पीछे हो जाती है और वहीं से बीजेपी के प्रत्याशी बाजी मारकर चुनाव जीत जाते हैं। लखनऊ उत्तर विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने पूजा शुक्ला को अपना उम्मीदवार बनाया था। ये वही पूजा शुक्ला हैं जिन्होंने साल 2017 में बीजेपी की सरकार यूपी में बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाया था। बीजेपी ने कांग्रेस से आए डीपी बोरा के पुत्र नीरज बोरा को अपना उम्मीदवार बनाया था। इन तमाम मुद्दों पर आज तक ने सपा प्रत्याशी पूजा शुक्ला से बातचीत की। पूजा शुक्ला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर नीरज बोरा के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन ईवीएम मशीन ने उन्हें हरा दिया। पूजा शुक्ला ने आगे अपने आरोपों में कहा कि लखनऊ डीएम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खुश करने के लिए मुझे हरा दिया और बीजेपी के उम्मीदवार को जिता दिया। आपको बता दें कि पूजा शुक्ला ने बताया कि देखिए, मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी ने एक गरीब की बेटी को धन से मजबूत और झूठे मक्कारों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा और जनता ने मुझे अपना समर्थन दिया। मैं मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम मशीन ने जीत दी है। और ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी की हार पर शिवपाल यादव का चिंतन, बोले भाजपा की चालाकियों में उलझकर हारी पार्टी। आपको बता दें कि यूपी में सपा की सरकार ना पाने का अखिलेश यादव के बाद शिवपाल यादव को मलाल है। सपा की हार का शिवपाल के चेहरे पर चिंतन साफ झलक रहा था। भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत के बाद शिवपाल यादव ने जीते हुए सभी विधायकों को शुभकामनाएं देते हुए हारी सीटों पर विश्लेषण करने की बात कही। शिवपाल यादव ने कहा कि पार्टी को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि जीतने वाले विधायकों के साथ में हमारा वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना था उसमें कुछ खामियां रह गई थी। उन्होंने कहा कि हमारे जितने कार्यकर्ता थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। सपा की हार पर शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है कि भाजपा की चालाकियों के कारण समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई है। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी यूपी में सरकार बनाने जा रही है। यदि आप भी चाहते थे कि यूपी में बीजेपी की सरकार बने या फिर किसकी सरकार बने, अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।